I'm Meenakshi Bhayani. Welcome to my channel #Meenakshi Tutorials #. आज मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने यूटिलिटी के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि कैसे आप कार्डिनली उसको मेजर कर सकते हो या ऑर्डिनली मेजर कर सकते हो। मैंने आपको मार्शल और हिग्स के कॉन्सेप्ट बताया था। हिग्स ने कहा था कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं कार्डिनली। कार्डिनल मतलब नंबर सिस्टम्स के बेसिस में 1 2 3 4 करके हम नहीं मेजर कर सकते, और मार्शल ने कहा था कि नहीं जी हम इसे कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक पार्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए आपको इसको पेपर में, कैसे आपको इसे अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट आपके फुल मार्क्स कहीं से भी ना रखें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। जब भी हम एक लॉ लिख रहे हैं, पहली बात लॉ हमने नहीं दिया है तो आपको इसके एजम्पशंस और वगैरह सब, मतलब आपको जब भी आप लॉ लिखोगे तो आप इसके एजम्पशंस साथ में जरूर लिखना, और इससे अटैच्ड अगर कोई डायग्राम है तो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहती है कि जैसे जैसे आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते हो, जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हो, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आप डिराइव करते हो, यानी कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप डिराइव करते हो हर एडिशनल यूनिट से, वो डिक्लाइन करता है। एंड इट हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये भी हम इसे कहते हैं। इसके ये तीनों नाम जो है ये इसी के ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ। इसके ना 2 बेसिक अजम्पशंस होते हैं। जब इन्होंने कहा ना कि आप एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, तो मोर एंड मोर का मतलब जो कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे वो स्टैंडर्ड कमोडिटी ही होनी चाहिए। जैसे अगर आप 1 कप चाय पी रहे हो इतना बड़ा, तो इट शुड बी 1 कप टी दिस मच बिग, एंड सेकेंडली कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे। कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा उस पेपर में। कंटिन्यूअसली आपको इसे कंज्यूम करना है, ठीक है। जैसे आपने पिया, 1 कप पी करके रखा, दूसरा कप दूसरा पी के रखा। मेरे जैसे जैसे कोई बंदा होगा जो चाय का बड़ा शौकीन है, तो 1 कप पिया, हाथों हाथ उसको दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया। जो बहुत ज्यादा चाय प्रेमी है ना, वो भी अल्टीमेटली गिव अप कर देगा, कहेगा जिंदगी में कभी चाय नहीं पीऊंगा। तो ये चीज होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे भी अब जैसे हम मान लीजिए बाहर से आए, बहुत ज्यादा आपकी इच्छा थी, आपको बहुत जोर से भूख लगी थी, आपको किसी ने ऑफर किया कचौरी खा लो भैया, पसंद है बहुत, चलो खा ली। 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, धीरे धीरे क्या होता है, अल्टीमेटली आपको उसको चिढ़ हो जाएगी कि नहीं मैं नहीं और कंज्यूम कर सकता, इट इज टू मच नाउ। तो ये होता है मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि क्या मार्जिनल यूटिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? तो हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है, और ये तब होगा जब आप यूनिट एक एक करके कंज्यूम करते हो, उसकी वजह से आपको डिससैटिस्फैक्शन होने लगे इंस्टेड ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ने आपको पार्टी दी, एक प्लेट गोलगप्पा खिलाया, वहाँ बड़ा मजा आया, दूसरा खिलाया चल ठीक है अच्छा था, तीसरा खिलाया वो यार बस पेट भर गया, चौथा खिलाया, पांचवा अल्टीमेटली आप वॉमिट कर देते हो। तब जो होता है ये ग्राफ नीचे नेगेटिव में चला जाता है। एलयू का ग्राफ जो होता है वो नीचे नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है। जैसे मैंने आपको ये करके बताया, आप एक्सप्लेनेशन के साथ में एक ग्राफ जरूर दीजिए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर आंसर। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब वो अपनी इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स इस खर्चा कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है जब उसने अपनी इनकम को अलोकेट किया फॉर द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन अ मैनर सच दैट जो टोटल सेटिस्फैक्शन है उसका वो मैक्सिमम होता है, और कोई भी चेंज जो होता है इसके एलोकेशन ऑफ इनकम में अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, उससे उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन फॉल ही करेगी, राइज नहीं करेगी। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब
जितनी उसकी इनकम है, जो मार्केट प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं, उसमें वो जितनी भी चीजें खरीदता है उससे उसको 100% सेटिस्फैक्शन होता है। उसको कहीं से भी ये दुख नहीं हो, शिट यार मैंने ये क्यों लिया, आई शुडंट हैव टेकन दिस, आई शुड हैव टेकन दैट, ये चीज नहीं होनी चाहिए उसके मन में। तो जो मिलता है उसको वो कंप्लीटली आप इक्विलिब्रियम में होता है। मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट में आप देखो तो आप दो कॉन्सेप्ट्स में इसको करोगे, जब आप सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और जब आप दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहले मैं वन कमोडिटी केस के बारे में आपको बताती हूँ। वन कमोडिटी केस में भी यही होता है, जैसे आपके पास जब आप कमोडिटी परचेज करते हो तो तीन चीजों के ऊपर आप डिपेंड करता है कि आप उसको कितना परचेज करोगे भी या नहीं परचेज करोगे। वो क्या होती है वो तीन चीजें? सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वन कमोडिटी केस में सबसे पहला होता है प्राइस। ऑफ कोर्स आप सबसे पहले दाम देखते हो, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा होता है इससे आप कितनी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर रहे हो, एमयू, इससे आप कितना डिराइव कर रहे हो। और तीसरा हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एमयूएम। अब एमयूएम क्या होता है? एमयूएम क्या चीज होती है? एमयूएम होता है कि आप कितना माने आप 1 रुपए, सपोज करिए हम 1 रुपए अपना स्टैंडर्ड बास्केट मानते हैं, तो आप उसमें कितनी चीजें खरीद सकते हो, वो होता है एमयूएम। जैसे आप 1 रुपए में मान लीजिए कि 100 ग्राम चावल भी खरीद सकते हैं, 100 ग्राम चीनी खरीद सकते हैं, 2-4 फ्रूट्स खरीद सकते हैं। अगर आप ये सब चीजें खरीद सकते हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड बास्केट होता है और ये आपका मनीज वर्थ होता है, तो इसको हम एमयूएम बोलते हैं। तो आपके ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वन कमोडिटी केस में, तो आप क्या क्या खरीदोगे। मान लीजिए एक्स जो है वो कमोडिटी है जो वो खरीदना चाहता है और प्राइस ऑफ एक्स जो है इस समय हम मान लेते हैं 4 रुपए है। तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए एक बंदा है, उसको एक्स कमोडिटी कंज्यूम करना है और उसका जो प्राइस है उस एक्स कमोडिटी का वो मैं मान रही हूँ 4 रुपए, ठीक है। अगर मैं ये चीज मानती हूँ कि वो 4 रुपए, तो मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल जब हम बनाते हैं तो हम क्या बनाएंगे कि यूनिट्स, पहले आप लीजिए यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एंड एमयू एक्स। अगर आप इस हिसाब से एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे मैं यूनिट्स मान लेती हूँ कि कितना वो खरीदेगा प्राइस के हिसाब से, और यहाँ पे इससे कितना मार्जिनल यूटिलिटी उसको डिराइव हो रही है। अगर मैं कहती हूँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स कंज्यूम किए, मान लीजिए पहले पे उसको 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरे पे 18 का, तीसरे पे रिड्यूस होता जाएगा 16 का, फिर 10 का, अल्टीमेटली 0 और फिर ये नेगेटिव चला जाएगा। तो ये होता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ कमोडिटी एक्स। अब मार्जिनल यूटिलिटी को, इसी को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हो, जैसे मैंने कहा 4 रुपए मैंने मनीज वर्थ ली थी, तो अगर मैं इन सबको 4 से डिवाइड करूं, इन सबको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? अगर आप यहां तक आते हो ना, देखो आप यहाँ पे आए 5 है, यहाँ पे आप आते हो यहाँ 4.5 है, यहाँ आए 4 पे आए, यहाँ आ रहा है तो 2.5 हो गया, फिर यहाँ से धीरे धीरे जो है ये रिड्यूस होकर के 0 और फिर नेगेटिव में चला गया। तो जब तक मेरा मनी है, इसको कंसिडर 5 रुपए यानी कि मोर देन द नॉर्मल सेटिस्फेक्शन है, फिर उसके बाद 4 रुपए है तब तक ठीक है, 4.5 रुपए तब तक ठीक है, 4 आया यानी कि मैं एट पार आ गई, एट इक्विलिब्रियम आ गई, यानी कि इसके आगे अब मुझे नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कंज्यूम करने पे डिससैटिस्फैक्शन होगा इंस्टेड ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो उसको मैं क्या कहूंगी बताइए आप? उस चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब वन कमोडिटी केस आए, टू कमोडिटी केस है, आप ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे मान लीजिए ये मेरा प्राइस ऑफ एक्स था, यहाँ मेरा कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ कमोडिटी एक्स, और यहाँ मेरा एंड प्राइस, ठीक है, यहाँ मेरा मार्जिन। सो जैसे मैंने कहा ये 4 रुपए, इसका ये मैं प्राइस मान लेती हूँ, ये इस लाइन पे आएगा कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आएगा। अब जैसे यहाँ से ये मेरा लाइन है मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन जाएगी, ये एमयूएक्स है, इसके ऊपर का ये जितना पोर्शन है यहाँ कंज्यूमर जो है अपने सरप्लस में है, कंज्यूमर जो है अपने वो सरप्लस में है, और ये जो है ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे, क्योंकि देखिए इसका मतलब ये जो मैं बता रही थी 4.5 और 4 और जो भी मैंने ये बताया ये यहाँ पे है, यहाँ पे वो 4 रुपए वाली कंडीशन आ गई, एग्जैक्टली 4 का 4 मिल गया, और उसके नीचे जो है वो हमें नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज इट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इट इज ऑल वेरी क्लियर टू यू। हमने मार्जिनल यूटिलिटी किया, इनके बारे में किया, एंड इफ यू ऑल लाइक दिस,
If you all understood this, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Hello students, I am Meenakshi Biyani. Welcome to my channel #Meenakshi Tutorials #. आज मैं आपको +2 इकोनॉमिक्स का आगे का करवाऊंगी। मैंने आपको कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स इन सब के बारे में पहले बताया था। आज हम करेंगे कि उसके आगे का जो पोर्शन है कि भाई कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स तो आपको समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसको हम कैसे डील करते हैं अपनी इकोनॉमी में, आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, किस किस लेवल पे करता है? जैसे कंज्यूमर्स के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे एंड जैसे अगर हम कंज्यूमर्स के लेवल पे देखें तो हमारी वांट्स जो है उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो होता है। तो हाउस होल्ड्स जो खर्चा करते हैं वो कंज्यूमर के लेवल पे होता है। तो ये हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन। गवर्नमेंट करती है, जैसे डिफेंस पे किया और मिड डे मील्स वगैरह पे किया, तो ये सब जो होता है कि गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करती हैं चैरिटी के लिए और किसी को स्पॉन्सर करने के लिए, तो ये सब चीज़ें भी ये लोग करते हैं। तो इन तीनों का मिला करके जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो होता है हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट और हमारे जो NGOs वगैरह होते हैं उनका, यानी कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का। अब कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट समझिए आप। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? आई होता है डेल्टा के बराबर में, आई इज इक्वल टू डेल्टा के। नाउ व्हाट इज डेल्टा के, व्हाट इज आई? आई होता है इन्वेस्टमेंट। डेल्टा मैंने आपको पहले भी बताया था, चेंज इन को डिनोट करता है डेल्टा, यानी कि के होता है हमारा कैपिटल स्टॉक। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इट विल बी डेल्टा के। डेल्टा के क्या होगा? चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। सो ये होता है हमारा। अच्छा, अब जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? ये फिक्स्ड एसेट्स में जो हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी और फिक्सचर्स, फर्नीचर्स, लैंड, बिल्डिंग, ये सब जो ली होती हैं, ये होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स। इसमें जो हम खर्चा करते हैं वो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स में तीन चीजें आ सकती हैं। हमारे जो रॉ मटेरियल्स का स्टॉक होता है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, आपको पता है, जो हमारे पास में रखा हुआ होता है। तो इन्वेंट्री इज रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, और इसके अंदर में एक आता है फाइनल गुड्स जो होते हैं, यानी कि फिनिश्ड गुड्स। ये तीन चीजें आती हैं हमारी इन्वेंट्री के अंदर में, ठीक है। तो अब क्यों और क्या रखना जरूरी है? देखिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बिना प्रोडक्शन कैसे होगा, तो इसलिए फिक्स इन्वेस्टमेंट्स अपनी जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंक्रीज होगी फिक्स इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, तो हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अगर हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगी तो GDP का ग्रोथ इंक्रीज होगा। तो इन सब चीजों के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंडली होते हैं हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री जैसा मैंने कहा, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? दैट इज व्हाई रॉ मटेरियल्स अपनी जगह सबसे ज्यादा जरूरी है। रॉ मटेरियल से बनेगा क्या? सबसे पहले सेमी फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, जिनको हम फर्दर प्रोसेस करके उससे फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, और फिनिश्ड गुड्स ही मार्केट में जाकर के बिकते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू इंश्योर कि अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे इनपुट्स की प्रोड्यूसर्स के पास में। इसलिए ये जरूरी होता है कि हमारे पास हर चीज का स्टॉक पूरा मेंटेन रहे, इसलिए वो भी अपनी जगह बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट आप आगे जाके नेशनल इनकम में भी करोगे। ग्रॉस क्या चीज होती है? ग्रॉस का मतलब हुआ कि अभी आपने उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रखा है। ग्रॉस और नेट में सिर्फ यही होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, और नेट प्लस डेप्रिसिएशन जो होता है वो ग्रॉस होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, आपको पता है कैपिटल स्टॉक को जब हम रिप्लेस करते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट जो हमें करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और जो कैपिटल गुड्स में हम नेट एडिशन करते हैं एग्जिस्टिंग स्टॉक में, मतलब हमने एक्स्ट्रा मशीनरी खरीद ली या एक्स्ट्रा कुछ और खरीद लिया, वो होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट मतलब होता है ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने कहा
ग्रॉस मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, या नेट मतलब होएगा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर में। अब नेट इन्वेस्टमेंट्स क्यों करने पड़ते हैं? देखिए ये होता है जितना कैपिटल इकोनॉमी में है, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा कैपिटल इंक्रीज करेगा, जितना ज्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ लेबर इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। आपको पता है हमारे यहाँ, हमारे देश में, इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट ये होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट्स मींस नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा तो जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा, जीडीपी एक्सेलरेट करेगी तो हमारी ऑल इन ऑल पूरी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा। तो ये होता है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं ना, जब हम उनको यूज करते हैं तो उनमें कुछ वेयर एंड टेयर होता रहता है, ठीक है, या उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, या उसमें नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता रहता है, या उसमें एक्सीडेंटल डैमेजेस होता है। तो इन दिस केसेस ये सब एक्सपेक्टेड है, ये कोई भी प्रोड्यूसर या मान के चलता है कि ये सब तो होगा ही होगा। तो इसलिए हमें उसको टाइम टू टाइम पे रिप्लेस करना पड़ता है। तो वी हैव टू रिप्लेस, दिस इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू दीज थ्री फैक्टर्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो कि हम मान के चलते हैं कि ये होगा। ऑब्वियसली जो पुरानी हमारी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं चलेगी, आज तो हम फ्री में भी देंगे तो शायद कोई भी नहीं लेगा उसको। तो दैट इज वाई हमें नॉर्मली टाइम के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है। दैट मीन्स वी हैव टू चेंज आवर असेट्स। तो इसके लिए हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को अगर हमें रिप्लेस करना है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन का आप एक और टर्म आगे जाके सुनेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये आप नेशनल इनकम करेंगे तब आपके पास आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। दिस इज डेप्रिसिएशन इटसेल्फ। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जानते हैं, जैसे अगर मान लीजिए फर्म के अंदर में बार बार हमें जैसे मशीन को एक साथ रिप्लेस करना है, भाई 4-5 लाख रुपए की मशीन रहेगी, तो अगर आप मीडियम स्केल बिजनेस करते हैं, एक बार का आपकी पूरी स्टेबिलिटी हिल जाती है बिजनेस की। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फर्म के ओनर्स होते हैं, वो लोग उसे मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट वेन एवर नेसेसरी, जब भी उनको ये अपना असेट रिप्लेस करना होता है तो वो पैसा उस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से निकाल देते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, इसीलिए हमें ये रिजर्व फंड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉफिट्स का एक पैसा जो हम किनारे करके रख देते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसको रिजर्व फंड कहते हैं। रिजर्व कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट, कई बार होता है जनरल रिजर्व भी रखते हैं। तो रिजर्व जनरली बिजनेसमैन जो होते हैं वो रखते हैं टू मीट द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और टू मीट द नोन एक्सपेंसेस विच आर गोइंग टू अकर इन फ्यूचर फॉर श्योर। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहता है। देखिए नॉर्मल वेयर एंड टेयर है, मशीन टूट गई, डिमांड चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये सब एक्सपेक्टेड होते हैं, ये तो हम मान के चलते हैं कि ये सब तो होता ही रहता है, इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जैसे अभी है, कोई पेंडेमिक आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, किसी वजह से आपके संग ये डैमेजेस हो जाते हैं, इनको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से या फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स होने की वजह से, तो इनको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। इसके साथ मैं आपका एक फटाफट से छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करती हूँ, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक यानी कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप कोई चीज मेजर करते हो तो वो होता है स्टॉक। और फ्लो, इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय तक आपका जो रहता है वो फ्लो होता है, यानी कि इट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फ्लो। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कहती हूँ आज की डेट में मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। और अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। ये मैं पूरे महीने की बात कर रही हूँ, इसलिए फ्लो का है। वेयर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बात करती हूँ तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये होता है स्टॉक एंड फ्लो हमारे म्यूचुअली ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टॉक और फ्लो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैंने बैंक अकाउंट में 20,000 रुपया डाला, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। आज की डेट मैंने अगर 1,000 रुपए पर मंथ अगर मैं विड्रॉ करती हूँ, ये क्या होता है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर आज मैंने अपने बैंक अकाउंट में 20,000 सेविंग अकाउंट में डाला तो ये स्टॉक हुआ हमारी सेविंग्स का। 20,000 आज मैंने डाला, अगर मैंने आज बोला तो ये 20,000 रुपए मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि हर महीने में 2,000 रुपए डिपॉजिट करवाती हूँ तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। ये लॉजिक्स आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि क्या होता है स्टॉक, क्या होता है फ्लो, हमारे डिफरेंट
आगे मैं आपको सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बताऊंगी, जो हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यानी कि जो एक्सटर्नल इकोनॉमी होती है हमारी, और वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सब चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो फॉर टुडे, गुड बाय, एंड आई होप दिस क्लास इज वेरी क्लियर टू यू, एंड इफ इट इज सो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।